हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्जाम तक पे। फ्रेंड, आज से हम लोग एडिटोरिया पब्लिकेशन के बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट को कवर कराने वाले हैं। यह इंटर लेवल द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिक परीक्षा 2023 के लिए प्रमुख सेट है। और इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट हैं। सभी प्रैक्टिस सेट को हम लोग बारी बारी से कराने वाले हैं। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाएँ और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज से हम लोग एडिटोरिया पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जो कि बारी बारी से करेंगे। और आज का वीडियो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का है। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का है, और आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद का शपथ दिलवाते हैं। भारत के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश का पद का शपथ ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। तो राज्य का राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य का राज्यपाल के द्वारा भारत के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश का पद का शपथ दिलाया जाता है। और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 319 में इसका वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कराता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कराया जाता है। और इसका वर्णन भारत के संविधान के आर्टिकल 71 के तहत इसका वर्णन मिलता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का निहित ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। इसका वर्णन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो यह भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो यह भारतीय संविधान के भाग ये 4 में इसका वर्णन मिलता है। और आर्टिकल ये 36 से 51 तक के है। राज्य के निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक है। अगला प्रश्न है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार ये संवैधानिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। वयस्क मताधिकार की बात करें तो वयस्क मताधिकार ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं ये कैबिनेट सचिव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट सचिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट सचिव की बात करें तो कैबिनेट सचिव ये भारत के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होते हैं। भारत के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी जो कि कैबिनेट सचिव होते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के पद को हटाने का प्रावधान ये पहला ऑप्शन कहता है कि लोकसभा के बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। ये बात गलत है। अगला कहता है कि एक प्रस्ताव द्वारा जो लोकसभा में कुल सदस्यों के आधे से कम होनी चाहिए। ये भी बात ये गलत है। अगला है कि लोकसभा की कुल सदस्यता के से कम से कम 2/3 पारित होनी चाहिए। ये भी जो बात है ये गलत है। लेकिन लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित ये कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने की इस तरह से हटाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। आज का प्रश्न नंबर 7 है कि भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है, क्यों? भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है, इसका मतलब है कि भारत का शासक होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। भारत का शासक ये निर्वाचित होके जाता है, न कि वंशानुगत जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने किया था। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण ये राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था, जो कि कांग्रेस के अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। इसमें 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसी में बोला गया था गांधी जी को चंपारण आने के लिए। और गांधी जी के द्वारा 1917 में राजकुमार शुक्ल के कहने पर बिहार में चंपारण सत्याग्रह कर रहे थे, जो कि चंपारण आए थे।
अगला प्रश्न है कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। 1913 में जो है पटना में अनुशीलन समिति की शाखा का जो है स्थापना किया गया था और यह जो है स्थापना वो सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सचिंद्र नाथ सन्याल इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला रामसर साइट स्थल कौन सा है। बिहार का पहला रामसर साइट स्थल की बात करें तो कांवर झील जो है ये बिहार का पहला रामसर साइट स्थल है और यह जो है बेगूसराय में स्थित है। कांवर झील जो है ये बेगूसराय में स्थित है और यह जो है भारत का 39वां रामसर साइट है और बिहार का जो है ये पहला है। तो ये सारे जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। नगर नियोजन के लिए जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है खोज ये 1921 में किया गया था और ये जो है दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो लोथल और सुरकोटदा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह हैं। इसकी लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक थी और यह जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें की बात करें तो गेहूं और जौ जो है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें हैं। तो सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। जैन धर्म जो कि अंतिम दिनों में अपनाए थे ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा और इनका मृत्यु जो है ये 298 ईसा पूर्व हुआ था। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है। ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाने जाने वाला कला जो है ये गंधार कला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गंधार कला। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक ने किया था। अमीरों का दमन जो है दिल्ली के ये इल्तुतमिश के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। इल्तुतमिश के अन्य महत्वपूर्ण कार्य की बात करें तो इल्तुतमिश के द्वारा जो है वो कुतुब मीनार का जो है पूर्ण रूप करवाया गया था। कुतुब मीनार का जो है निर्माण वो पूर्ण रूप इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। साथ ही इनके द्वारा जो है एकता प्रणाली चलाई गई थी। 40 गुलामों का सरदार का गठन किया गया था जिसे तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना जाता था। ये सभी कार्य जो है ये इल्तुतमिश के हैं। अगला प्रश्न है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल ये वारेन हेस्टिंग्स थे। तो ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 तक चला था 80 से 84 तक चला था और यह जो है 1784 में मंगलौर की संधि के तहत जो है समाप्त कर दिया गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये जो है 1790 से 92 तक चला था और चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध जो कि 1799 में चला था और यह जो है 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ जो है ये ख़त्म हो गया था। इस समय जो है गवर्नर जनरल ये बेलेजली थे और तीसरे आंग्लो मैसूर युद्ध के समय जो है गवर्नर जनरल ये कर्नवालिस थे। तो सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। यह जो कथन था ये लॉर्ड डफरिन का था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है ये एम.जी. रनाडे के द्वारा किया गया था। तो एम.जी. रनाडे इसका राइट आंसर हो जाएगा और यह जो है 1867 में किया गया था। तो इसे भी जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था। वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता जो कि भू राजस्व थी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता जो था ये भू राजस्व था। अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह के द्वारा जो है यहाँ पे दिया गया है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध में जो है जौनपुर में फतवा जारी हुआ था। फतवा जारी की बात करें तो यह जो है अकबर के विरुद्ध हुआ था। तो अकबर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा जो है 1580 में जो है फतवा जारी किया गया था। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए घटनाओं एवं उनके तिथि को मिलान कीजिए।
घटना 1 को 2 से मिलाना है। रॉलेट एक्ट की बात करें तो रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट एक्ट यह जो है 19 मार्च 1919 को हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह जो कि 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन जो कि 2 दिसंबर 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यानी ए का 1, बी का 2, 3 का, सी का 4 और सी का 4 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का अपने पड़ोसी देश से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में दिया हुआ है। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में। सबसे अधिक जो सीमा है ये बांग्लादेश के साथ लगती है, उसके बाद चीन के साथ, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो है सर्वाधिक सीमा लगती है जो कि 4096.7 किलोमीटर की लगती है। और चीन के साथ जो है 3488 किलोमीटर लगती है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ जो है वो 3323 किलोमीटर लगती है। सबसे कम जो है नेपाल के साथ जो है 1751 लगती है। और सबसे कम जो है सीमा ये 106 किलोमीटर की जो कि अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। सबसे छोटी सीमा जो कि अफ़गानिस्तान के साथ लगती है जो कि 106 किलोमीटर की लगती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। मुंगेर की बात करें, जमुई की बात करें और नवादा की बात करें, इन तीनों जो है ये धारवाड़ भू स्तरीय रचना है। लेकिन रोहतास जो है ये भू स्तरीय रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों का पर जो है विचार कीजिए और इनमें से कौन सा सही है। चलिए तो कथन को देखते हैं। अटल टनल की बात करें तो इसका जो है निर्माण ये सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था। तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और यह जो है मनाली और लाहौल के स्पीति घाटी को जोड़ती है, ये भी कथन सही हो जाएगा। यह जो है हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में मध्य स्थित है। तो यह भी कथन जो है सही है। अगला कथन कर रहा है कि भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह भी कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है कि नर्मदा घाटी जो है पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। नर्मदा घाटी की बात करें तो यह जो पर्वत है ये सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच स्थित है। नर्मदा घाटी जो है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सतपुड़ा और विंध्याचल। अगला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए 1 से 2 को। लॉयस्क क्षेत्र दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है। और बादम पहाड़ की बात करें तो बादम पहाड़ जो है ये उड़ीसा में स्थित है। डल्ली राजहरा की बात करें तो डल्ली राजहरा जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। और कुद्रेमुख जो कि कर्नाटक में स्थित है। नोआ मुंडी की बात करें तो नोआ मुंडी जो है ये झारखंड में है। यानी ए का 2, 2 का 3 ये जो है ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर पर्वत जो कि माउंट किलिमंजारो है यह जो है तंजानिया में स्थित है। तो तंजानिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका का जो सर्वोच्च शिखर पर्वत है ये ओजस डेल सेडेला है। और उत्तरी अमेरिका का जो है माउंट मैकिनले है। यूरोप की बात करें तो यूरोप का जो सर्वोच्च शिखर पर्वत है ये एल्ब्रूस है। तो सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा जो कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। सर्वाधिक वर्षा जो है भारत में ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ये पॉइंट को जो भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। देश दिया हुआ है और उसकी राजधानी दी हुई है। उज्बेकिस्तान की बात करें तो उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है ये ताशकंद है। तजाकिस्तान की राजधानी जो कि दुशानबे है। और किर्गिस्तान की राजधानी ये बिश्केक है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी ये अशगाबाद है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो कि अशगाबाद है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा
मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव है। संभावित प्रभाव की बात करें तो निर्यात में वृद्धि जो है ये मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे प्रभावी प्रभाव है। अगला प्रश्न है कि वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्य बैंक जो है रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि जो है उधार लेती है, यह जो है सीमांत अस्थायी सुविधा दर से जो है उधार लेती है। उस दर पर को कहते हैं सीमांत सुविधा अस्थायी दर से लेती है। और सीमांत सुविधा अस्थायी दर की बात करें तो यह जो दर वह दर कहलाती है जिस पर जो है अनुसूचित बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को यह जो है रातों रात रिजर्व बैंक से जो है उधार लेती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है। आरबीआई की प्रमुख कार्य की बात करें तो आरबीआई का जो प्रमुख कार्य है इसका प्रमुख कार्य जो है ये ऋण नियंत्रण करना, मुद्रित नोट जारी करना और अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्य बैंकों को धन देना, ये सभी जो है आरबीआई का कार्य है। लेकिन जनता को पैसा उधार देना ये जो है आरबीआई का कार्य नहीं है। यानी इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल बी। नहीं पूछा है तो केवल बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत को आत्मनिर्भर एवं स्व-उत्पाद अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था। यह जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो है इसका लक्ष्य था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। और तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह जो है 1961 से 66 तक चला था। इस समय जो है इसके अध्यक्ष वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। साथ ही इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष जो थे वो D.R. गाडगिल थे। इसीलिए जो है इस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता जो है ये साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। तो साइमन कुजनेट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय जो है ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो वाशिंगटन डीसी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार एवं विनियमन जो है विनियमन ये कौन करता है। इसका जो है विनियमन वो कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश को भेंट में जो है 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार दिया है। 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन जो है उपहार में ये बांग्लादेश को जो है भारत के द्वारा दिया गया है। और यह जो है 23 मई को दिल्ली में जो हुए सम्मेलन हुए थे उसमें जो है ये जो है उपहार में दिया गया था 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा है। इसका निर्धारण जो है ये 2183 रुपया रखा गया है। धान का MSP जो है वो 2183 रुपया रखा गया है। वर्तमान समय में जो है 22 फसलों के लिए जो है MSP प्रदान की जाती है और धान के लिए जो है 2183 रुपया प्रदान की जाती है, जो कि वर्ष 2023-24 के साधारण में जो है ये धान के लिए न्यूनतम MSP रखा गया है। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम शुरुआत की गई है। पोषण भी पढ़ाई भी जो कार्यक्रम शुरुआत की गई है यह जो है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास द्वारा की गई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया उसका कुल वजन लगभग कितना था। चंद्रयान 3 का कुल वजन की बात करें तो चंद्रयान 3 का जो है कुल वजन ये 3900 किलोग्राम था। तो 3900 किलोग्राम ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे जो है इसरो के द्वारा 24 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, जो कि PSLV मार्क 3 के द्वारा रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। और यह जो है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका जो है लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 की बात करें तो चंद्रयान 1 को जो है 2008 में लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 2 को जो है यह 2019 में लॉन्च किया गया था। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की बात करें तो यह जो है 5 जून को मनाया गया था
और इसकी थीम की बात करें तो इसका थीम जो था इस बार 2023 में वो प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य को जो है दुबराज चावल जीआई टैग मिला है। दुबराज चावल को जो है जीआई टैग मिला है। दुबराज चावल जीआई की बात करें तो दुबराज चावल जो है ये छत्तीसगढ़ के हैं और इसे जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए तो हम लोग 2023 में जितने भी जीआई टैग मिले हैं उसको बताएंगे। बिहार की बात करें तो मरखा चावल जो है ये बिहार को जीआई टैग मिला है और रीवा आम जो है मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिला है। सिंह अस्कोल की बात करें तो सिंह अस्कोल को जो है ये लद्दाख का जीआई टैग मिला है और उत्तर प्रदेश के जो है हाथरस का हींग को जो है जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निम्न राज्य और एवं उसके राज्यपाल को सही सुमेलित नहीं है। केरल की बात करें तो केरल के जो राज्यपाल हैं ये आरिफ मोहम्मद खान हैं। नागालैंड के राज्यपाल जो हैं ये ला गणेशन हैं। यहाँ पे नहीं पूछा है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं त्रिपुरा के राज्यपाल जो है ये सत्यदेव नारायण आर्य हैं, लेकिन यहाँ पे गुरमीत सिंह दिया हुआ है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और राजस्थान के जो राज्यपाल हैं ये कलराज मिश्र हैं। गुरमीत सिंह की बात करें तो गुरमीत सिंह ये उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल जो कि सत्यदेव नारायण आर्य हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में 2023 में जो है कुल कितने टीम भाग लिए थे। इसमें जो है टोटल 10 टीमों ने भाग लिए थे और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है और इसमें रनर जो है ये भारत रहा है। तो सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है। बिहार का नया महाधिवक्ता की बात करें तो पीके शाही को जो है बिहार का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। पीके शाही जो कि प्रशांत कुमार शाही हैं और इसे जो है 13 जनवरी 2023 को नया महाधिवक्ता बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। साहित्य के क्षेत्र की बात करें तो जॉन फॉन्से को जो है 2023 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा जॉन फॉन्से। अगला प्रश्न है कि नागेबाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है। नागेबाजा शब्दावली की बात करें तो यह जो है जूडो से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी जूडो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर है। प्रोलॉग की बात करें तो प्रोलॉग जो है ये पंचम पीढ़ी की कंप्यूटर है। पंचम पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचम पीढ़ी। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है ये रोम में स्थित है। तो रोम ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है ये 1974 में हुआ था। इसकी स्थापना जो है ये 1977 में हुआ था। तो 1977 इसको याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय जो है ये रोम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि नकटा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। नकटा लोक नृत्य की बात करें तो नकटा जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र के अन्य लोक नृत्य की बात करें तो नकटा, लोझिम, कोली एवं बोधा ये सभी जो है महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। छऊ की बात करें तो छऊ जो है ये झारखंड की है। ढाली पश्चिम बंगाल, पनिहारी राजस्थान, छपेली हिमाचल प्रदेश। तो सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। निखिल बनर्जी की बात करें तो निखिल बनर्जी का जो संबंध है ये सितारवाद से है। तो सितार इसका राइट आंसर हो जाएगा। सितारवाद जो है अन्य वो पंडित रविशंकर प्रसाद सितारवाद हैं। निखिल बनर्जी सितारवाद, लियाकत खां ये सभी जो है सितारवाद हैं। बिस्मिल्लाह खां की बात करें तो बिस्मिल्लाह खां जो है ये शहनाई वादक हैं। अल्लार खां तबला वादक, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, भजन सुपारी संतूर वादक और इंद्रलाल राणा जो है ये पखारवाज हैं। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डीसी जनरेटर की बात करें तो यह जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। डीसी जनरेटर जो है ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में जो है लाल रंग का परास होता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का जो परास होता है ये 6200 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं हम लोग बात करें बैगनी की, तो बैगनी का जो परास होता है ये 3900 से 4460 एंगस्ट्रम होता है। तो ये सारे को जो है याद रखिएगा। यहाँ पे लाल पूछा है, तो लाल रंग का परास जो होता है, लाल रंग का परास जो होता है ये 6200 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की प्रबलता की बात करें तो ध्वनि की प्रबलता जो है, ध्वनि की प्रबलता ये कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है कि जल के विद्युत अपघटन के समय जो है बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सा गैस बनती है। इस पर जो है हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है कि लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है। लाल रंग की वस्तु लाल इसलिए दिखाई देती है क्योंकि लाल रंग की वस्तु का जो है लाल रंग की वस्तु जो है लाल रंग को परावर्तित नहीं कर पाती है, लेकिन श्वेत रंग के सभी प्रकाश को जो है परावर्तित कर देती है। तो लाल रंग को परावर्तित नहीं करती, इसलिए जो है लाल रंग की वस्तु लाल दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है कि कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो जाता है। कार्य के मान की बात करें तो कार्य का मान जो है यह जो है जब आरोपित बल शून्य हो तो कार्य का मान जो है शून्य हो जाती है। जब विस्थापन शून्य हो तो कार्य का मान शून्य हो जाएगी। और जब यह जो है यहाँ पे जो है जब विस्थापन शून्य हो तो यह जो है शून्य हो जाती है कार्य का मान। और बल एवं विस्थापन की दिशा परस्पर लंबवत हो तो भी जो है कार्य का मान शून्य हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर डी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध के दो तार हैं R1 और R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होता है। इसका जो है संयोजन का तुल्य प्रतिरोध वो R1 × R2 बटे R1 + R2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण से सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं। सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की बात करें तो यह जो है रेडियो तरंगे जो है इसकी सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं। तो रेडियो तरंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जो है एक मिश्रण का उदाहरण है। मिश्रण की बात करें तो इस्पात जो है एक मिश्रण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है। कार्नेलाइट की बात करें तो यह जो है पोटेशियम का एक अयस्क है। तो पोटेशियम ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम का अन्य अयस्क की बात करें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सभी जो है पोटेशियम के अयस्क हैं। कार्नेलाइट ये भी जो है पोटेशियम के ही अयस्क हैं। अगला प्रश्न है कि हीलियम के नाभिक में होता है। हीलियम के नाभिक की बात करें तो हीलियम के नाभिक में जो है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम के परमाणु संख्या जो कि 2 होता है। और हीलियम गैस जो है ये सबसे हल्की नोबेल गैस है। तो सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड अगर अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि क्रोमेटोग्राफी में जो है किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी में जो प्रयोग है इसका प्रयोग जो है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग जो है यह रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रंगीन रसायन के मिश्रण को जो है पदार्थों को अलग करने में। अगला प्रश्न है कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं। माणिक्य एवं नीलम की बात करें तो यह जो है रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। जर्मन सिल्वर की बात करें तो यह जो है झूठा सिल्वर है, इसमें जो है सिल्वर का प्रतिशत ये 0 होता है। जर्मन सिल्वर की बात करें तो यह जो है तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्रण है। इसमें जो है तांबा का परसेंटेज, ये तांबा जो है 50% होते हैं और जस्ता जो है 35% होते हैं। साथ ही इसमें जो है 15% निकेल होते हैं। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो एल्कोहल की जो है एल्कोहल का सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
ऑक्सीकरण के संबंध की बात करें तो ऑक्सीकरण जो है ये इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और यह जो है ऑक्सीजन का संयोजन होता है, इसमें ऑक्सीजन का जो है संयोजन होता है। साथ ही इसमें जो है विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात में जो है वृद्धि होती है। यानी ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मास्टर्ड गैस उपयोग किया जाता है। मास्टर्ड गैस का उपयोग की बात करें तो मास्टर्ड गैस का उपयोग जो है यह जो है रासायनिक युद्ध में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक युद्ध। इसका जो है सर्वप्रथम प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक विस्फोटक नहीं है। विस्फोटक की बात करें तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन विस्फोटक है, ट्राई नाइट्रो टोलुइन जो है ये भी विस्फोटक है। और यहाँ पे बात करें पोटेशियम क्लोरेट की तो ये भी जो है पोटेशियम क्लोरेट भी जो है एक विस्फोटक है। लेकिन नाइट्रो क्लोरोफॉर्म की बात करें तो यह जो है नाइट्रो क्लोरोफॉर्म जो है इसे सुंघाकर जो है बेहोश किया जाता है। यह जो है एक गैस है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो कि नीलहरित शैवाल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलहरित शैवाल। इसे जो है साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। इसकी खाना जो है ये धूप और पानी से जो है खाना बनाती है। अगला प्रश्न है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को बनाए रखते हैं। गर्म रुधिर वाले जो जंतु होते हैं ये हमेशा एक सा अपना तापमान बनाए रखते हैं। इस पर जो है वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सुंदरी की बात करें तो सुंदरी जो है ये न्यू मेटाफोर से संबंधित है। अमरवेल की बात करें तो अमरवेल ये चूषण मूल है। सिंघाड़ा की बात करें तो सिंघाड़ा जो है ये स्वांगीकारक मूल है। तो ऑप्शन स्वांगीकारक मूल। और प्याज जो है ये भूमिगत तना है। तो यानी इसका राइट आंसर जो है 1 का 2, 1 का 2, 2 का 1, 2 का 1, 3 का 4, 3 का 4। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि शैलक्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है। शैलक्रिया में ऑर्थोप्लास्टी की बात करें तो ऑस्टोप्लास्टी जो होता है ये कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग जो है ये छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में जो है मानव शरीर का अधिकांश पाचन होता है। और मानव शरीर का पाचन की बात करें तो यह जो है मुख से शुरू होता है। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है। इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन में जो है जस्ता धातु उपस्थित होती है। और इंसुलिन जो है ये इंसुलिन जो है ये अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होती है। अगला प्रश्न है कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावी होने वाला अंग। हेपेटाइटिस की बात करें हेपेटाइटिस रोग जो है ये हेपेटाइटिस बी से होता है और इससे प्रभावित होने वाला अंग जो है ये यकृत है। तो यकृत ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है लीवर में सूजन एवं जलन पैदा हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। तो फ्रेंड हमने जो है टोटल 75 प्रश्न को कवर कराया है जो कि जीके के थे। आगे का प्रश्न जो है ये मैथ रीजनिंग का है। तो मैथ रीजनिंग का कराना संभव नहीं है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक भी मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।